स्वागत है भाई लोग। आज का जो सवाल है ये आपका सीरीज 500 का सीरीज से अगर चलते हैं ये हो जाएगा आपका 431 नंबर का, है ना। ये 500 जो आपको हम सवाल करवा रहे हैं इसको आप देख लीजिए, साथ ही साथ थ्योरी पढ़ लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, या प्ले लिस्ट में जा कर के थ्योरी वाला क्लास अगर कर लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप मारना आसान हो जाएगा सीबीटी एग्जाम में, मेरे ख्याल से। बाकी आपको जो सुविधा लगे कॉलेज में पढ़ लीजिए, चाहे बुक से पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़िए, लेकिन ज़रूर ढेर टाइम तक याद रहेगा माइंड में। चलिए, ये सब बात तो रोजे न बोलते हैं, ये सब फालतू बात है। लेकिन हाँ, आज जो चर्चा करने वाले हैं अपना लोग, ये कह रहा है 4 जबड़ा वाले चक का डीमेरिट क्या है। लेथ मशीन का जो 4 जा चक होता है ना, 3 जा चक होता है, ये लेथ मशीन से है सवाल आपका। इसमें 4 जबड़ा मतलब 4 जॉ चक में डीमेरिट क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है ना। अब इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर इसी में आंसर मिल जाएगा अपना लोगों को। इसमें कह रहा है जबड़े उलटने योग्य होते हैं, तो 4 जा चक में अगर जबड़ा उलटिए दीजिएगा तो बढ़िया बात नहीं होगा, अच्छा चीज़ है ये। अब यहाँ डीमेरिट पूछ रहा है, डीमेरिट खोजिए। इसमें अनियमित आकार की जॉब पकड़ सकते हैं, कोई भी जॉब को, कोई भी अनियमित जॉब है, आकार का जॉब है, उस जबड़े में पकड़ सकते हैं, तो सही है ना हो। अब क्या है, भारी कट दी जा सकती है, तो भारी कट भी दे सकते हैं, तो अच्छी बात है ये। डीमेरिट इन तीनों में से कुछ हमको लगा नहीं। अब है चौथा, ये ऑप्शन रिपीट हो गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, छोटे और फिनिश जॉब को नुकसान होता है। छोटा टाइप का अगर जॉब हो उसको पकड़िएगा ना, उसमें वो सही से पकड़ाएगा नहीं, है ना, स्क्रैच हो जाएगा, उसमें नुकसान हो जाता है। तो डीमेरिट यही है कि छोटा वाला जॉब के लिए खुरजाचक नहीं है, छोटा जॉब को इसके जबड़े में आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं, तो यही डीमेरिट हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर मान लीजिएगा डी। चलिए अगला सवाल पर। इसमें कह रहा है किस प्रकार के रेक कोन टूल के सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं। सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं, कौन सा रेक कोन, कौन सा रेक टूल होता है जो सामने से पीछे की ओर ढलान बनाते हैं। जैसे कोई भी जॉब है ना, है इस टाइप का ढलान है ना। अब देख लीजिए, आई है सामने, ये वाला हिस्सा सामने हुआ, इसको मान लीजिए फ्रंट, है ना, फ्रंट है। इस सामने से पीछे की ओर, है ना, यही कह रहा पीछे की ओर, ये सामने से ये पीछे की ओर ढलान बना ना, ये पीछे वाला हिस्सा, ये सामने हो गया, ये पीछे, सामने से पीछे की ओर ढलान बनाए, टेपर टाइप का बनाना, उसी का एंगल पूछ रहा है, कौन सा रेक कोन टूल के लिए, है ना। अब इसमें आप देख लीजिए, कुछ बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें भी, है ना। इसको पॉजिटिव रेक एंगल भी कहते हैं, मतलब सामने से पीछे की ओर अगर ढलान बनाएगा उसको कहिएगा पॉजिटिव रेक एंगल, है ना। पीछे से सामने की ओर अगर ढलान बनेगा, यहाँ से इधर इस ओर अगर ढलान बनेगा उसको कहिएगा नेगेटिव रेक एंगल। और आपसे पूछ रहा है आगे से पीछे की ओर, आगे की पीछे ओर होगा तो उसको कहिएगा पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक है ना। इसका यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, नेगेटिव रेक एंगल, यहाँ भी नेगेटिव रेक एंगल लिख दिया। यहाँ पे ये इस ऑप्शन को हटा करके पॉजिटिव रेक एंगल समझ जाइएगा, डी नंबर में, है ना। इसको कहिएगा पॉजिटिव रेक एंगल, रेक एंगल। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ भी नेगेटिव था और नीचे भी नेगेटिव था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सामने से पीछे की ओर जब ढलान बनाएगा वो पॉजिटिव होगा,
पीछे से और सामने की ओर जब ढलान बनाएगा वो नेगेटिव रेखिकल होगा। ठीक है, ये आगे से पीछे है, इसको पॉजिटिव मान लीजिएगा। इसमें कह रहा है यदि फेसिंग करते समय, ये लिथियम मशीन से सवाल है टोटल, इसलिए पढ़िएगा जरूर, प्ले लिस्ट में जाकर के लिथियम मशीन के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कैरिज जो आगे पीछे करता है ना, उसको लॉक अगर नहीं करिएगा फेसिंग ऑपरेशन में तो क्या प्रभाव पड़ेगा। फेसिंग ऑपरेशन आप सभी को पता होगा, जैसे ये हमारा बेलनाकार कोई जॉब है ना, ये जॉब है, इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये फ्रंट वाला हिस्सा है ना, यहाँ से जो इसका फेसिंग करते हैं, इसका फेस को मेटेरियल काट करके निकालते हैं, चिकनापन करते हैं, इसी को कहते हैं फेसिंग ऑपरेशन, है ना। और एक दो बात आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। फेसिंग आपको समझ में आ गया होगा, यही हुआ फेस, है ना। इसी पे जो लेथ ऑपरेशन करते हैं ये वाले हिस्सा पे, तो वही कहलाता है फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है ना। अब देख लीजिए, कह रहा है कैरिज को अगर लॉक नहीं करिएगा ना तो होगा क्या। अगर कैरिज को लॉक नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, तो आपको इसके बीच में जो है ना उत्तलता हो जाएगा। उत्तलता किसको बोलते हैं वो देख लीजिए। लेथ मशीन का है ये ही प्रकार का हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा ना। इसका जो फेस है ये उत्तल हो जाएगा। अगर आप कैरिज को लॉक नहीं करिएगा तो अगर वो जॉब बनेगा, जैसे पाइप है अपना बेलनाकार, तो ये उत्तल इसी को ना बोलते हैं। इसका फेस ये उत्तल टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तल हो जाएगा। क्यों होता है, अगर आप कैरिज को लॉक नहीं करिएगा तब। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, उत्तल फेस बन जाएगा, है ना। क्यों बनेगा, कैरिज को लॉक नहीं करने के कारण। ठीक है ना। लेथ कैरिज को अगर लॉक नहीं करेंगे तो उसका फेस जो बनेगा, फेसिंग ऑपरेशन जो करेंगे वो उत्तल बन जाएगा। ठीक है। एगो बात है अवतल क्यों होगा, देख लीजिए। अवतल बनेगा तो क्या होगा, अंदर की ओर ये गड्ढा हो जाएगा, है ना। ये हमारा पाइप है या कोई सा भी जॉब है बेलना करती है, अंदर की ओर अगर हमारा हो जाएगा, ये बाहर की ओर हो गया तो उत्तल हो गया। क्यों हुआ, कैरिज को अगर लॉक नहीं किया, अब अगर अंदर की ओर कट हो जाए, अवतल अगर बन जाए फेस इसका, उसका रीजन क्या, जब क्या रीजन होता है उसके बारे में भी आप जान जाइए। ये तब होता है अवतल जब कटिंग टूल ढीला जो पकड़ाते हैं ना, उसमें कटिंग टूल है ना, वो अगर ढीला ढाला रहेगा, उसको अच्छे से टाइट वगैरह नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो फेस है अवतल हो जाता है। और एक बात और है, जैसे एक प्रकार का अगर ये हमारा जॉब है, ठीक है, ये जॉब पे बीच में कुछ मटेरियल रह जाता है, पूरे फेसिंग करते हैं, बीच में थोड़ा सा आप देखे होंगे मटेरियल रह जाता है, केंद्र पर, सेंटर पर थोड़ा सा छोड़ देता है। उसका कारण क्या है उसके बारे में भी जान जाइए। जब अपना लोग का कटिंग टूल है ना सेंटर पर नहीं रहेगा, ठीक है, हम जहाँ कटिंग टूल सेट करते हैं, अगर सेंटर पे अगर सेट नहीं करेंगे ना, तो अपना लोग का ये जो फेस पे है ना थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देता है ना। इसका रीजन वही है। ठीक है। अब देख लीजिए अवतल क्या होता है, क्यों होता है, इसको बता दिए, है ना। और उत्तल इसको आप लोग समझिएगा, है ना। अब है सही फेस। और सही फेस मतलब अगर हमारा कोई जॉब बना, जैसे जॉब पे हम ऑपरेशन कर दिए, कोई प्लेट पे अगर ला करके अगर सटाए उस जॉब को, कोई बेलनाकार जॉब को, ये सही ढंग से पूरे गैप नहीं रहे, इस प्लेट में सही ढंग से सट जाए, वो अपना लोग का समझ जाइए कि फेस इसका जो है, जो भी ऑपरेशन किए हैं वो सही फेस तैयार हो गया है। ठीक है। हम ये सभी ऑप्शन को बताने का प्रयास किए हैं, और उस टाइप का अगर सवाल आएगा कभी तो आप बना दीजिएगा। इस क्वेश्चन में जो था आपको
कैरिज से संबंधित, तो कैरिज को अगर लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, जॉब पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा, क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब इस वाले सवाल में कह रहा है घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। जैसे कि ये जॉब है ना, ठीक है, ये हम जॉब को बना दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे धार है, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक धार है ना, हार्ड है ना, गड़गड़ाहट उसी को कहते हैं। तीखेपन मतलब धार है पूरे, है ना, 90 डिग्री पे है, नया नया जॉब बना है, यहाँ पे धार नहीं हो जाएगा, हाथ लगाइएगा कभी कभी कट जाएगा हाथ, है ना। उसको कम करने के लिए अपना लोग क्या करते हैं जानते हैं, चेम्फरिंग, चेम्फरिंग कर देते हैं, है ना। इसके कॉर्नर पे कुछ मटेरियल को काट के हटा देते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। इस कॉर्नर को यहाँ से थोड़ा सा चेम्फर कर देते हैं, यहाँ भी चेम्फर करते, हाथ वगैरह लगेगा, उठाना भी आसान हो जाएगा, हाथ कटेगा नहीं, और चारों तरफ से, है ना, कॉर्नर कॉर्नर पे यहाँ पे चेम्फर्ड कर देते हैं। चेम्फरिंग इसीलिए करते हैं, इसका जो है ना कालापन दूर हो जाता है और तीखापन दूर हो जाता है ना, हाथ वगैरह लगे तो कटे नहीं, है ना। वो कालापन को और तीखापन को दूर करने के लिए अपना लोग क्या कर देते हैं, कोई ऑपरेशन ना, ये जॉब अगर तैयार किए हैं उसको क्या कर देते हैं, चेम्फरिंग कर देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेम्फरिंग वाला प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब है ग्रूविंग। अब जैसे भी आकार का पुल्ली वगैरह होता है ना, उसमें थ्रेड कटिंग करते समय जो है अपना लोग ग्रूविंग कर देते हैं। अब है स्टेप टर्निंग, है ना। स्टेप टर्निंग क्या होता है, यही देखे हैं ना, इस प्रकार का अपने लोग जब लेथ मशीन पे काम करते हैं, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक, दूसरा स्टेप यहाँ है, फिर एक और स्टेप काट देते हैं, है ना। अलग अलग स्टेप में कोई भी जॉब बनाए तो यहाँ का डायमेंशन अलग है, यहाँ का डायमीटर अलग है, यहाँ का डायमीटर अलग है, इसी को कहते हैं स्टेप, है ना, कटिंग कहते हैं, है ना। स्टेप टर्निंग कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टर्निंग देते हैं। यही सब बात है। एक होता है प्लेन टर्निंग। प्लेन टर्निंग में जैसे कि ये हमारा बेलनाकार कोई जॉब है ना, ये सब लेथ मशीन से रिलेटेड सवाल है, सुन लीजिएगा, नहीं याद रहेगा। जैसे ये बेलनाकार जॉब है, इसको प्लेन टर्निंग कहेगा, प्लेन टर्निंग करना है। मान लेते हैं ये 10 mm का है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल काट करके 2 mm घटा देंगे तो लास्ट में क्या बचेगा, 8 mm का ये बचेगा। प्लेन टर्निंग में यहाँ से यहाँ तक मटेरियल एक समान रूप से हटा देते हैं। स्टेप टर्निंग में क्या करते हैं, स्टेप बाय, यहाँ से अगर ये फर्स्ट वाला डायमीटर 20 mm है तो यही वाला 15 कर दिए, फिर इससे आगे 10 कर दिए, इससे आगे फिर 5 कर दिए, स्टेप बाय स्टेप में, है ना, कटिंग कर देते हैं, वही होता है स्टेप टर्निंग। आई प्लेन टर्निंग तो समझिएगा, चेम्फरिंग भी आप समझिएगा, या कोई खास बात है नहीं। चलिए अगला सवाल पर। इसमें कह रहा है 40 mm के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पेंडल की गति ज्ञात करिए यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। 40 mm का ढलवा लोहा का रॉड, अच्छा इसमें जो है ना आरपीएम निकालने के लिए पूछ रहा है, आरपीएम पूछ रहा है ना। 40 mm के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पेंडल की गति, है ना, आरपीएम ज्ञात करें यदि काटने की गति 15 मीटर प्रति मिनट है। तो देखिए एक बात, इसमें आरपीएम जब पूछ रहा है इसका एक फार्मूला है, और दिया हुआ आपने लोग को क्या क्या है वो देख लीजिए। जैसे पाइप है ना, ये पाइप है, बेलनाकार कोई भी जॉब है हमारा, इसका जो है ना डायमीटर दिया हुआ है, आपका डायमीटर कितना दिया हुआ वो देख लीजिए। इसका डायमीटर 40 mm, डी जो है ना कैपिटल वाला डी 40 mm दिया हुआ है। ये जो 40 में ये है mm, ये आपका डायमीटर कोई भी बेलनाकार जॉब का दिया हुआ है, ठीक है। और भी दिया हुआ है, भी बराबर 15 मीटर
पर मिनट दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ आपका पर मिनट। ठीक है, अब आपको जो निकालना है, देखिए एगो फार्मूला आप देख लीजिए, भी बराबर होता है पाई डी एन डिवाइड बाय 1000। ठीक है, मीटर प्रति मिनट, ये फार्मूला है, इसको याद सभी लोग जानते हैं, बाकी फिर से आपको याद दिला दिए। अब देख लीजिए, डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, है ना। अब भी दिया हुआ आपका 15 मीटर प्रति मिनट। एन आपका है नहीं, जो रोटेशन ये आपको निकालना है आरपीएम, तो एन दिया हुआ नहीं है। तो अपना लोग ये फार्मूला है, इसको बनाइएगा। तो फिर कैसे बनाइएगा, तो एन बराबर क्या लिख दीजिएगा, अरे यार सवाल कहीं और चल गया। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए सकते हैं ना, तो एन बराबर, ठीक है, भी इंटू 1000 और डिवाइड बाय क्या कर दीजिएगा, पाई डी, उलट दीजिएगा ना, हो एन बराबर जब निकालिएगा तो अब देख लीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ निकालने के लिए अब यहाँ पे सब फार्मूला पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। देख लीजिए, ये जो है भी बराबर कितना है, 15 है, ये है, ठीक है, इंटू 1000 कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड बाय देख लीजिए, उसके बाद क्या है वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7 होता है ना, तो नीचे है तो ऊपर चल जाएगा ना 7। ठीक है, उसको तो बचा के डी तो दिया हुआ है, ये है आपका, है ना, ये 40 mm, 40 mm डाल दीजिए, क्या तो काट दीजिए, वो है ही एगो ई सुनना, पहले काट दीजिए, उसके बाद 25 चौके 100 हो जाएगा ना, 25। ठीक है, उसके बाद फिर इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए आप, 15 गुना 25 गुना 7 डिवाइड बाय 22, है ना। और इसको जब गुना करिएगा सभी को, तो यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, गुना करिएगा तो ये होगा कितना, 26 डिवाइड बाय 22 करिएगा ना, तो इसको फिर भागा दीजिएगा, तो आपका निकल करके आएगा, यही निकल करके 119.3 आरपीएम निकल करके आ जाएगा। आप करके देखिएगा, है ना। तो फार्मूला एकदम शॉर्ट फार्मूला था, यही एगो थोड़ा सा याद रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा, कोई दम तम रहता है नहीं इस टाइप का सवाल में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 119/3 आरपीएम। इस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है ना, यहाँ से ये बीच में जो काट करके थोड़ा सा पतला कर दिया है ना, इस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को अपना लोग कहते क्या है, इस उसके बारे में आप एक दो को और जान जाइए, है ना, इसी से रिलेटेड। इसको सबसे पहले देखिए, इधर भी बीच ये थ्रेड जब कटिंग करते हैं ना, जब कोई भी थ्रेड काटते हैं अपना लोग, तो अपना लोग इस टाइप का जो कट लगाया है, इसको कहते हैं अंडर कट, है ना। थ्रेड काटने के लिए ये अंडर कट कटिंग का प्रयोग करते हैं, अंडर कट कटिंग काटते हैं अपना लोग। ये जो दिख रहा है इस ऑप्शन में तो हमको कहीं दिख नहीं रहा है, सब बेबेले वगैरह है, एगो है, दो गो डबल हो गया है ना। सी नंबर में आप यहाँ मान लीजिएगा अंडर कट, है ना, इसको मान लेना है सी नंबर का अंडर कट। ये जो आपको दिखाया है फिगर में, ये अंडर कट है, इस ऑपरेशन का नाम अपना लोग अंडर कट कहते हैं, है ना। वो स्क्वायर सेल्ड होता है ना, स्क्वायर सेल्ड जो होता है, तो स्क्वायर में होता है, देख लीजिए, इसको तो समझिए जाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर कट। स्क्वायर में जो होता है ना, ये हमारा सीधे इस प्रकार का अगर कट रहेगा ना, तो ये सीधे 90 डिग्री पे, इसको कहते हैं स्क्वायर कट। ठीक है, एक वो है क्या, ये फिल्ट्रेट कट है ना, फिल्ट्रेट शोल्डर, है ना। ये क्या होता है, ये भी उसी प्रकार का, देख लीजिए,
लेकिन यहाँ जो है ना थोड़ा सा कर्व टाइप का होता है कि यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे कर्व हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, यहाँ कर्व हो जाएगा, उसको कहते हैं अपना लोग फिल्ट्रेड, फिल्ट्रेड शोल्डर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व टाइप का हो जाएगा, है ना, तो उसको फिल्ट्रेड कहते हैं। एक वो है बेबेल शोल्ड, है ना, बेबेल शोल्ड किस टाइप का होता है देख लीजिए, जैसे इस प्रकार का अगर कट आपको मिलेगा कहीं पे, है ना, फिर यहाँ पे आ गया इस टाइप का, यहाँ पे बेबेल अगर दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप का अगर फिगर होगा आपका, ये बेबेल, इसी को ये थोड़ा सा, है ना, एक स्टेप अधिक बढ़ गया, यहाँ पे कट रह जाता है ना, इसको कहते हैं बेबेल शेल्ड। ठीक है, ये जो इसका आंसर होगा हो जाएगा अंडर कट। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग है? बहुत अधिक हो तो मास प्रोडक्शन में किस प्रकार का कटिंग टूल का यूज करते हैं? ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थ्रो अवे टाइप टूल। थ्रो अवे टाइप टूल का उपयोग अपना लोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। थ्रो अवे टाइप का जो टूल होता है देख लीजिए यही प्रकार का है ना, यहीं पे होल रहता है थोड़ा सा, इसी पे कटिंग टूल लगा देते हैं, जब ये घिस जाता है टूट जाता है दूसरा वाला इसमें सेट कर देते हैं। एक टूट गया जैसे इस प्रकार का है शेप, यहाँ पे वो जो है थ्रो अवे वाला नट बोल्ट कर देते हैं उसको लगा करके यहाँ पे सेट किया, अगर ये टूट गया फट गया इसको फेंक दिए, फिर मतलब थ्रो अवे, लगाओ यूज करो हटा दो, यूज करो हटा दो, है ना, थ्रो अवे। तो अब फिर टूल बनाइएगा लगाइएगा फिर ऑपरेशन कोनो करिएगा, समय लगेगा ना, तो बहुत अधिक अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो फिर समय इधर किल कर दीजिएगा तो कहाँ से हो जाएगा। इसलिए थ्रो अवे टाइप का जो टूल है लगाओ, किसी प्रकार का नुकसान हो उसको हटा दो, थ्रो अवे कर दो। अपना लोग मास प्रोडक्शन के लिए थ्रो अवे टाइप टूल का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात है ना, यही सब था। अब एक है क्या यहाँ पे सॉलिड टूल है ना, सॉलिड टूल। अब सॉलिड टूल जो होता है देखे होंगे आप लोग, यही प्रकार का होता है। यही प्रकार का सॉलिड टूल होता है। ठीक है, ये टूल है आपका सॉलिड टूल है। ठीक है, ये हाई स्पीड या हाई कार्बन स्टील का तो बना हुए करता है, ये होता है सॉलिड टूल, है ना, ये जो आपका है ऑप्शन में। तो बेज टूल जो होता है ये भी थोड़ा सा यही सेम चाहिए, ये अलग से जोड़ दिया जाता है यहाँ से, है ना, ब्रेंजिंग कर दिया जाता है अलग से। ये जो कटिंग वाला पार्ट है जो अपना ऑपरेशन में यूज करते हैं ये अलग पार्ट हो जाता है, ये अलग कर देते हैं, ये अलग मटेरियल का बना देते हैं, ये वाला अलग मटेरियल का जिससे कटिंग किया जाता है स्पीड स्टील का बना करके इसमें ब्रेंज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग होता है, उसको कहते हैं ब्रेंच टूल। ठीक है, थ्रो अवे तो आपको हम बताइए दिए हैं। ठीक है, यही सब चीज है, आसान है सब, समझिएगा केवल। अब कह रहा है थ्रेड की प्रोफाइल को कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? थ्रेड की प्रोफाइल, थ्रेड समझ रहे हैं ना, चूड़ी काटा हुआ जो रहता है, ठीक है, थ्रेड के प्रोफाइल, है ना, उसको कंपेरिजन करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, उसको जांच करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, थ्रेड है तो समझिए रहे हैं ना, इसका जो है ना देखिए इसमें भी रेडियस गेज है, रेडियस गेज दो बार है, इसका डी नंबर में हो जाता, कुछ कुछ है ना उस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा स्क्रू पिच गेज। आप लोगों का सवाल जो सीबीटी एग्जाम में आएगा वो सही आएगा। और ये देख लीजिए कंपैरिजन करने के लिए थ्रेड के पिच और प्रोफाइल को कंप्रेस करने के लिए अपना यूज करते हैं
स्क्रू पीच गेज का प्रयोग करते हैं। स्क्रू पीच गेज देखे हैं ना, इस टाइप का होता है, अलग अलग ब्लेड होता है इसमें, है ना, अलग अलग ब्लेड लगा रहता है, अलग अलग साइज का, है ना। कोई मान लेते हैं ये 0.2 mm है, कोई 0.3 mm है, अलग अलग होता है ये, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए स्क्रू पीच गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये वो प्लग गेज, प्लग गेज के बारे में जस्ट वीडियो में बताएं, किसी चीज का अंदरूनी व्यास को जांचने के लिए, है ना, या होल या पाइप होलो सेक्शन है ना, उसकी डायमीटर को चेक करने के लिए अपना लोग प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। फीलर गेज तो जहाँ जो मिलने वाले दो पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये तो बात जानिए रहे हैं। एक वो है क्या, रेडियल गेज। अब कोई भी है इस टाइप का, रेडियल टाइप का है ना, अवतल उत्तल टाइप का आपका कोई जॉब का सरफेस है, उसको चेक करने के लिए अपना लोग रेडियल गेज का प्रयोग करते हैं। स्क्रू पीच गेज का प्रयोग थ्रेड की प्रोफाइल या कंपेरिजन करने के लिए स्क्रू थ्रेड पीच गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? देखिए इस टाइप का भी आपको सवाल हम कई बार करवा दिए हैं। ये देख लीजिए, है थ्रेड है ना अपना, ठीक है। यही वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इस चूड़ी का, इसी को कहते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, ठीक है। ये नीचे वाला हिस्सा को कहते हैं इस चूड़ी का, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं रूट, ठीक है। यही वाला जो हिस्सा है ना ये क्रिस्ट और रूट को जो जोड़ने वाला जो लाइन है ये, इसी को कहते हैं अपना लोग फ्लैंक, ठीक है। इसको क्या कहें, फ्लैंक, ठीक है। अब उसी पर्पज से इसका कह रहा है सवाल, वहीं से है, क्रेस्ट और रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? तो यही वाला जो दूरी है ना, ये कौन सी दूरी है? तो कौन सी है भैया, गहराई है ना, है क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला हिस्सा और रूट हो गया नीचे वाला हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कौन सा है? इस थ्रेड का क्या गहराई है ना हुआ हूँ, इस थ्रेड का गहराई कौन सी हुआ, ये फ्लैंक है ना हमारा जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये गहराई है, सीधी सी बात है। इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। फ्लैंक समझिएगा, पीच, पीच क्या होता है, जैसे इस थ्रेड से इस थ्रेड का बीच का जो दूरी है वो पीच होता है कि नहीं? पूछो, इस टाइप का सवाल हम कई बार करवा दिए हैं, देखिएगा ना समझ में आ जाएगा। यहाँ बाहरी सूत्र, बाहरी थ्रेड M20x2.0 के लिए ब्लॉक साइज की गणना करें। ब्लैंक साइज है, ब्लैंक साइज होगा। तो ये भी सवाल आपको हम कई बार करवा दिए हैं, है ना। ब्लैंक साइज बराबर होता है, वो फॉर्मूला याद रखिएगा, ब्लैंक साइज D बराबर होता है D माइनस P/10, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। है जो D है ना, ये डायमीटर ऑफ बोल्ट है, बोल्ट का डायमीटर है D, ठीक है। ही हो गया P जो है ये पीच होता है, थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड बन जाना चाहिए, और 10 तो है ये है। अब देख लीजिए एक बात और है, जो M है ना ये मीट्रिक थ्रेड को बताता है, थ्रेड मीट्रिक में है ना, उस चीज को ये बताता है M, है ना। ये 16 जो है यही D है, डायमीटर है ना, ये जो D है आपका ये डायमीटर, ये इस टाइप का ढेर सवाल करवा दिए हैं। ये M16 जो है ये 16 है डायमीटर, ठीक है। और यही इंटू 2.0 है, यही है पीच आपका, ठीक है। ये पीच है, सब चीज आपको पता चलिए गया। अब यही फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिए, D बराबर डायमीटर कितना है 16 है ना,
यहाँ 16 लिख दीजिए, माइनस है फार्मूला के अकॉर्डिंग। पीच क्या है, यहाँ देखिए 2 है ना, पीच 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय जो है 10 करिए दीजिए। ठीक है, इसको जब आप माइनस करिएगा, ठीक है, और जो भी करना है आपको कर देना है, माइनस प्लस जो आपको करना है कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 16, इसको जो करिएगा सोल्व आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.8 mm। ठीक है, 15.8 mm हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लीजिए बी में है आपका 15.8 आंसर। यही वाला फॉर्मूला ब्लैंक साइज जो निकालते हैं, डी बराबर डी माइनस पी कर दिए डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। ठीक है, उसका सारा आपको बताइए दिए हैं कुछ, ये है, ये है डायमीटर, ये है पिच। ठीक है, उसको अपना जगह पे सेट कर दीजिए और माइनस प्लस जो भी है गुना भाग कर दीजिए, जो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आने वाला आंसर है 15.8। ठीक है, यही सब बात है, एकदम आसाने है सब कुछ। आप लोग देख लीजिएगा ना एक बार, थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं तो बड़ी बढ़िया हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। रिपीटेड सवाल आ रहा है, अब बार बार हम बोल रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा सब कुछ। देखते रहिएगा अपना वीडियो। धन्यवाद भाई लोग।